सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं बुक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और इस बुक ने हमारे आत्मविश्वास को एक अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। इतने सारे टूल्स और टिप्स मिल गए कि अगर हमने उन पे चलना शुरू कर दिया है तो निश्चित जीवन बन जाएगा। और लास्ट ऑडियो में हमने समझा था टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम वेस्ट होता है तो क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करी हमने, उसके प्रैक्टिकल टूल्स समझे। अब अगले टॉपिक में हमें बता रहे हैं मन चाहे सो करो, और ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो एक बार फिर से पुनः दिव्य शक्तियों से प्रार्थना, अपने हृदय को, अपने कॉर्ड को, अपने मन को उस यूनिवर्स से जोड़ के, उस यूनिवर्स से प्रार्थना कि वो जो भी बुलवाएं बस ऐसा बुलवाएं कि जो उन्हें सुन रहे हो उनके जीवन में चाहे 1% आए चाहे 10% आए, पर कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव आए और सभी के जीवन बहुत खूबसूरत हो। ये प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि मैं इसी पे काम कर रही हूँ, परमानेंट इसी पे काम करती हूँ, इसी से रिलेटेड रोज़ हम काउंसलिंग करते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि मन चाहे सो करो का मतलब क्या है। मन चाहे सो करो का मतलब ये है कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना करना। अब यहाँ पे जो सर ने एग्जाम्पल दिया है पहले ही पैराग्राफ में, वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि माता पिता अपनी संतान पर अपनी मर्जी का व्यवसाय थोपने की चेष्टा करते हैं। यदि पिता दुकानदार है तो उसकी प्रबल इच्छा यही होगी कि पुत्र दुकान संभाले। बजाज का बेटा बजाज, अंबानी का अंबानी, तरखान का बेटा तरखान बने। यह परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है जो अनुचित है। और एग्जैक्टली ये बात एकदम सही है। मैं एक साइंटिफिक पेरेंट काउंसलर के जैसे काम कर रही हूँ, और जब से मैंने इस फील्ड में, पहले मैं स्पिरिचुअल काउंसलर थी और अब मैं स्पिरिचुअल साइंटिफिक काउंसलर हूँ। और मैं क्या हूँ, सब भगवान करा रहे। गुरुदेव ने एज एन इंस्ट्रूमेंट चीज़ें देते गए और हम उस पर काम करते गए, रिसर्च करते गए। इतना चेंजेस पाया जब ये समझ में आया कि अब मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सरल एग्जाम्पल से, और यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिलेगा क्योंकि इस टॉपिक पे मैं भगवान मुझसे पता नहीं कितना बुलवा सकते हैं। ऊपर एक लिंक है और सारे माता पिता के लिए है। हर एज, मतलब आपका बच्चा किसी भी एज में हो, स्पेशली 3 साल से 13 साल तक के बच्चे अगर हैं आपके, तो ज़रूर सुनिएगा। 1 घंटे का समय लगाइए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, निश्चित रूप से। ऐसा विश्वास है परमात्मा पे। तो एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लो आप अपने बच्चे से बोल रहे हो भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जिस तरह आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, बच्चे का नेचुरल लर्निंग स्टाइल वो हो ही नहीं। आप बोल रहे हो लिख लिख के पढ़ो, लेकिन बच्चे को लिख लिख के याद नहीं हो रहा क्योंकि वो विजुअल लर्नर है, उसको देख के याद होंगी चीज़ें, उसको विजुअलाइज करके चीज़ें याद होंगी। या आप बोल रहे हो बोल बोल के पढ़ो, पर उसको तो सुन के याद होता है। तो ऐसे में जब नेचुरल लर्निंग स्टाइल से मेरा लर्निंग स्टाइल मैच नहीं करता है, तो जो काम हम करते हैं वो भले ही याद हो जाए लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते, मतलब रिटेंशन पावर कम हो जाती है। अब मान लो एक बच्चे की का लर्निंग स्टाइल लिसनिंग है, उसको सुन के याद होता है। हम उसको बोल रहे हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार बोलो, बार बार आंसर बोलो, बार बार आंसर बोलो, तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह हम कहें कि अपने क्वेश्चन के आंसर को बेटा रिकॉर्ड कर लो और फिर इसको 2-3 बार सुन लो, तो आप एक अंतर पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, कि बच्चे को जल्दी याद होगा, उसका समय बचेगा, और जो उसने याद किया उसको रिटेन वो जल्दी कर पाएगा बच्चा हर हाल में। तो यहाँ पे सर ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में सफलता पानी है तो पहले आप ये समझें, प्रकृति के विरुद्ध काम ना करें। पहले ये समझें कि हमारा कॉग्निटिव ब्रेन है कैसा, हमारा नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है। और इसमें नेचुरल लर्निंग स्टाइल में अगर डिटेल पे बात करूँ तो 8 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं, जिसके बारे में इस टॉपिक पे, इस ऑडियो में बात नहीं करेंगे। आप लोग लिंक सुन सकते हैं, उसमें सबको हल्का हल्का छुआ है कि कितने तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं। लेकिन सर जो बताना चाह रहे हैं हमें वो ये है कि एक पशु पक्षी भी जानते हैं कि उनकी रुचि क्या है। कभी सोचा है कि भालू उड़ने की कोशिश कर रहा है? कभी आपने देखा एक कुत्ता अगर भाग रहा है और उसके सामने मल्टीपल गेट आ जाएंगे ना, तो वो भी कुछ पल रुक के समझेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन से गेट में एंटर करना है। घोड़े में भी इतनी समझ व बुद्धि है कि अगर खाई सामने आएगी तो उसको आभास हो जाएगा। लेकिन एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो होड़ में, दौड़ में, रेस में लगा हुआ है, और किस रेस में लगा है पता ही नहीं। अपने आप से ही इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, अपने ही नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं पता, अपना कॉग्निटिव ब्रेन नहीं पता, अपनी रुचि नहीं पता, अपनी प्रतिभा नहीं पता, लेकिन लगे हुए हैं। जहाँ कभी मम्मी पापा ने कह दिया इसलिए लगे हैं, कभी यही नहीं पता लाइफ में कि करना क्या है। जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो हमें ये समझ में आता है 9 से 12 के कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको करियर में करना क्या है, उनको स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी है। बताओ, बच्चा 9 to 12 तक पहुँच गया लेकिन अभी तक ये समझ नहीं पाया। क्यों? कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी रही ना, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम बच्चे को वो गाइडेंस दे नहीं पाए। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी। एक माता पिता अपने जीवन के कम से कम 20 कीमती साल अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, और हर तरह करते हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं खर्च हर चीज़ में। आपके इमोशंस हो चाहे फिजिकली आपकी आप जो बच्चे पे लगा रहे हो वो हो,
तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है। और जब जानवर समझ सकता है, पशु पक्षी समझते हैं, तो हम क्यों अपने भीतर झांक के नहीं देख सकते। और अब तो साइंटिफिकली, मैंने आपसे बोला ना कि अभी जैसे हम जब वो रिपोर्ट्स बच्चों की देखते हैं तो उसमें क्लियर समझ में आता है कि पेरेंट की एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है अपने बच्चे से, और पेरेंट बच्चे से क्या करवा रहा है, और बच्चे की नेचुरल लर्निंग एबिलिटी कई बार उसके अपोजिट निकलती है। अभी मान लो बच्चा, पेरेंट चाहता है कि बच्चा बहुत अच्छा रीडर बन जाए, लेकिन बच्चा लिंग्विस्टिक लर्नर ही नहीं है। रीडिंग के लिए लिंग्विस्टिक लर्नर होना चाहिए, जब वो है ही नहीं तो वो कैसे रीडर बन जाएगा। आपका बच्चा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी प्रतिभा नहीं है छुपी हुई। तो हमें अपने बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को जानने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए अपने साथ। और हमारे पास साइंटिफिक और इस अध्यात्म दोनों को मिला के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आगे सर लिख रहे हैं इसमें, अगला बताते हैं, तारतम्य बनाए रखें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें सक्सेस पानी है तो उसका एक सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है एक। क्या है वो मुख्य सिद्धांत? कि हमारा जो जीवन क्रम है उसको हम इतना ऑर्गेनाइज रखें कि हमारा शरीर, मन और साधन, वो सब उनमें और हमारी शक्तियों में एक रूपता बनी रहे। शरीर, मन, साधन और शक्तियों में एक रूपता, कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। अभी मान लो आपके मन में भाव आ जाए कि हाँ पहलवानी करनी है और शरीर उसके लायक ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जो भी हम चूज़ कर रहे हैं अपने लिए करियर, उस करियर से वो मेरा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, उस करियर से मुझे प्यार भी होना चाहिए, और वो मुझे एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल पे लाके खड़ा कर दे। एटलीस्ट ये तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए, तभी तो मेरा उस करियर के साथ सोल कनेक्ट करेगा। और उसके बाद वो करियर लोगों को कुछ दे रहा हो, वो समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मुझे देखना चाहिए। ये 4 पैरामीटर पे तो कम से कम मैं जो भी चूज़ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, कम से कम वो इन 4 पैरामीटर्स को क्रॉस करे। तो अब मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे मान लो दोस्त को कुछ करते हुए देखा तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब जो इन्फ्लुएंशियल लर्नर है वो तो इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि उसका नेचुरल लर्निंग स्टाइल इन्फ्लुएंस है, तो उसको अपनी भी प्रतिभा कभी पता ही नहीं चलती। आज 4 दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट पिक कर लिया, कल फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल, परसों कुछ और करेंगे तो वो कुछ और उठा लेगा। अपना स्टेबिलिटी से टिकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं टिक रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं। घर का माहौल, जैसा घर का फोल्डर होगा वैसा उनका अंदर का फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अवेयर पेरेंटिंग की ज़रूरत है। अगर अवेयर पेरेंटिंग होगी तो अवेयर बच्चे भी हो जाएंगे फिर, और नन्ही छोटेपन से ही नींव डालेंगे ना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, अगेन अपने एग्जाम्पल दूंगी। मैंने कॉर्पोरेट में 7-8 साल जॉब किया गुरु कृपा से, लगभग 2003 से जॉब करना शुरू किया। बट जब मेरे जीवन में काउंसलिंग आई तब मैंने अंतर समझा कि कितना डिफरेंस था। वो जॉब मैं कर रही थी, करने के लिए कर रही थी, और मैं भी सैटरडे संडे का वेट करती थी, कब सैटरडे संडे आएगा, कब छुट्टी मिलेगी, क्यों ऑफिस जाना होता है। मतलब आई वॉज डूइंग दैट जॉब फॉर द सेक ऑफ डूइंग, सो इट वॉज पेइंग मी वेल, आई वॉज डूइंग इट, मेरा टाइम भी निकल रहा था, बट आई वॉज नॉट लविंग इट। वो मेरा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी नहीं था। एंड आई एम थैंकफुल टू माई प्रेगनेंसी, आई एम थैंकफुल टू माई चाइल्ड कि मेरे जीवन में बच्चा आया, और उसके बाद एक ब्रेक जैसे सब फीमेल्स को लेना पड़ता है, मैंने भी एक ब्रेक लिया। और वो पड़ता नहीं था, वो बाय विश था, पूरा बिल्कुल एकदम अपना इंडिविजुअल डिसीजन था। लेकिन उस बीच में मेरे हाथ बहुत सारी और किताबें लग गईं, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान बचपन से ही था, मतलब बहुत छोटी सी एज से था। और वहाँ ऐसा लगा कि जो मैं कर रही थी वो तो मेरा मूल उद्देश्य नहीं है, मेरा सोल पर्पस वो नहीं है। और धीरे धीरे कब यात्रा बढ़ गई, एक किताब दूसरी किताब, और कई सारे लोग आए जिन्होंने जीवन को बहुत छुआ, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। और उनके लिए आत्मा में जितना ग्रेटिट्यूड, दिल में जितना ग्रेटिट्यूड है वो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने लाइफ की लर्निंग्स दी हैं बड़ी बड़ी। और उसके बाद धीरे धीरे कब भगवान काउंसलिंग में ले आए, कब भगवान पेरेंट काउंसलिंग में ले आए, इंडिविजुअल काउंसलिंग्स में ले आए, पता ही नहीं चला, चीज़ें घटती चली गई। लेकिन अब मैं कभी वेट नहीं करती कि कब सैटरडे संडे आएगा। दिन भर में कितने भी काम करा लो, कितनी भी काउंसलिंग करा लो, कभी थकान का अनुभव नहीं होता है, और सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। एम आई नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज एन इंडिविजुअल टू द कंट्री? आई थिंक आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एम आई नॉट ऑन अ सस्टेनेबल इनकम मॉडल? मैं जब चाहूँ तब हो सकती हूँ, बहुत ईजीली हो सकती हूँ। क्या मुझे इस काम से प्यार नहीं है? मुझे इस काम से बहुत प्यार है। मुझे लगता है ये भगवान का काम है जो भगवान मुझसे करा रहे हैं, तो मेरे को बहुत प्यार है इस काम से। और क्या ये मेरी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है? हाँ, एंड आई एम ब्लेस्ड
कि मुझे अपनी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी का इंट्रोडक्शन आफ्टर माई एज ऑफ 30 पता चला, लेकिन नॉट एवरी वन गेट दैट। अगर 30 के बाद पता भी चल जाए तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सब कुछ पुराना छोड़ के जो भी शुरू से अब तक किया है। अब सोचो आपको 35-40s में पता चल रहा है कि अरे हमारा नेचुरल लर्निंग एबिलिटी क्या था, और तो उस समय वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियों में हम बंधे होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ बढ़ा जा सके, और उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि ना तो परिस्थितियाँ सपोर्ट करती हुई दिखती हैं और ना वातावरण। इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ एट द एज ऑफ 40 हाउ टू स्टार्ट अ न्यू इनिंग, बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक ब्लेस्ड आई एम, बहुत भगवान की, मैं तो गुरुदेव माता जी, मैं परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की ऋणी हूँ, कई जन्मों के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने जीवन में ऐसी सिचुएशंस लाई जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरी सोल कॉलिंग क्या है, और ये करके मुझे कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता मिलती है। अब ये बुक मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी। और सबसे बड़ी खुशी क्या, लोग अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, क्या नहीं छोड़ के जाते नहीं पता, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कल को मैं अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन कुछ किताबें ज़रूर छोड़ जाऊँगी, और जो उसके लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज कर सकती है। उसकी वो लिंग्विस्टिक लर्नर नहीं है मान लो, और वो पढ़ नहीं सकता, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, माई चाइल्ड इज़ अ वेरी गुड लिसनर, तो एटलीस्ट वो सुन तो सकता है ना कि हाँ कभी मम्मी की याद आएगी, मम्मी रहे ना रहे लेकिन मम्मी कहीं तो है स्टोर्ड। तो दिस इज वसीयत विरासत में कुछ छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ। और अपने बच्चों के लिए क्यों, कितने सारे बच्चों के लिए आप छोड़ के जा रहे हो ये, तो मुझे, मेरी आत्मा को बड़ा संतोष है। ऐसा लगता है कि हाँ एक गुरु कार्य कर पा रहे हैं, बन पा रहा है, और जब तक वो कराएंगे तब तक बनेगा, इतना भी पता है। और दूसरा, आत्मनिर्माण कितना हो रहा है। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने कितना सीखा है, मेरा ही मन जानता है, मेरी आत्मा जानती है। तो बड़ी इस बात की बड़ी सुकून रहती है, और बिलीव मी जहाँ हमें ये सुकून मिल जाता है वहाँ हम लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते हैं। आगे गुरुदेव आगे लिख रहे हैं सर, यहाँ पे स्वीट मार्टिन बता रहे हैं आगे में कि रुचि के अनुसार कार्य करें। तो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि हाँ अपनी प्रतिभा को जानना है, पहचानना है। इनिशियल सारे पैराग्राफ्स में इसी के बारे में बात थी, सारे ऑडियोज़ में, कि अपने भीतर जाइए और साइंटिफिकली भी अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी डुबकी लगा के, और अगर अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो जाए तो भी पहचान सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बारे में, अगर आप कोई पर्सनली संपर्क करना चाहता है तो डेफिनेटली संपर्क कर सकता है। ऊपर जो इनिशियली ऑडियो के इनिशियल में जो लिंक दिया है उसको पूरा सुन लीजिए, और फिर उसमें एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनली। उसके बाद अगला है जहाँ चाहा वहाँ रहा, अगली टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आज फिनिश कर देते हैं। 2-3 मिनट का स्वाध्याय टाइम से ऊपर जाएगा, लेकिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये तो हमने शुरू में ही समझ लिया था। और इसको एक एग्जाम्पल से सर बता रहे हैं। हमने एक साइंटिस्ट हैं लुई पास्चर, उनका नाम हम सबने सुना ही है कहीं ना कहीं। वो जो अपने लाइफ के इनिशियल डेज में थे, तो वो कौन थे पता है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड होते थे। और एक दिन जब वो सिक्योरिटी गार्ड थे तो उन्होंने एक स्टूडेंट को देखा, और स्टूडेंट दूरबीन यूज़ कर रहा था, तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे ये दूरबीन दे दो, मुझे कुछ देखना है। और जब उन्होंने उस दूरबीन से देखा, झाँक कर दूसरी तरफ, तो उनकी दुनिया बदल गई पूरी। और दुनिया इस कदर बदल गई कि आज हम उनको एक साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। उस लेंस के पार उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उनके ब्रेन में कुछ हो गया, और वो उस समय उसी पल उन्होंने अपना जीवन चेंज कर दिया। तो ऐसे हम सबके साथ हो सकता है। जैसे हमें पता चल जाए कि हमारी क्या नेचुरल कॉलिंग है, क्या सोल कॉलिंग है, हम क्या करने इस दुनिया में आए हैं, वैसे ही हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, कंप्लीटली बदल सकती है। तो उसको जानने के लिए जो टूल्स हैं वो इनिशियल ऑडियोज़ में दिए गए हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। अगला अध्याय है इसमें अपनी राह स्वयं तलाशें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सपने बोरोड नहीं होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स, हमारी प्रतिभा हमारी अपनी है, और हम वो किसी की देखा देखी कॉपी करके नहीं। इस बारे में पहले भी बात कर ली हमने कि कॉपी मत कीजिए, अपने भीतर जाइए, अपनी राह, अपना रास्ता खुद बनाइए, खुद ढूंढिए, और उसके लिए जो सपोर्ट लगे, जहाँ से लगे लीजिए। अध्यात्म का सपोर्ट लेना है वो लीजिए। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बहुत सुंदर इसके बारे में। एक 12 वर्ष का छोटा सा लड़का बहुत सुंदर पियानो बजा रहा था। थोड़ी देर में वह बोला, मैं कुछ संगीत की रचना करना चाहता हूँ, कैसे आरंभ करूँ? उनके टीचर ने कहा, रुको, तुम्हें अभी इंतज़ार करना होगा। उसने कहा, क्यों? मुझे इंतज़ार क्यों करना होगा? जब आपने पियानो बजाना शुरू किया था तो आपकी आयु मुझसे भी कम थी। उसके टीचर ने कहा कि हाँ, मैंने तुमसे भी पहले संगीत बजाना प्रारंभ किया था, लेकिन इस संबंध में कभी मैंने किसी से पूछा नहीं। वो मेरे भीतर से उठी हुई प्रेरणा थी, और उस प्रेरणा के आधार पर ही मैंने संगीत बजाना शुरू किया। और वो संगीतकार कौन है जो बच्चे को बता रहे हैं? वो है संगीतकार मोजार्ट। तो हम सबको ये समझना होगा
कि हमारे भीतर से आवाज़ें आती हैं हमारी, और जब हम साधना के माध्यम से अपने भीतर से कनेक्ट होते हैं तो हमें वो सुनाई पड़ती हैं। तो हमें अपनी राह खुद ढूंढनी है। और आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब अपने भीतर वाले से इस लेवल पे कनेक्टेड हों, और हमारे बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो नए आने वाले भारत का निर्माण नई पीढ़ी करेगी। तो हम अपनी नई पीढ़ी के लिए इतना अवेयर हो जाएं और उन पे अपने सपने ना थोपें। जो हम करना चाहते थे अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सपने अपने बच्चों पे नहीं थोपें। हम अपने बच्चों की प्रतिभा को जानें, पहचानें और उन्हें सहयोग करें। उनकी सोल लेवल पे उनको सहयोग करें कि जो भी तुम करने आए हो हम तुम्हारे साथ हैं, और उनकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाएं उनके जीवन लक्ष्य पूर्ण करने में। बस यही प्रार्थना। आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।